कैमरा, कैमरा दो हालेलुया, कैमरा दो हालेलुया, कैमरा दो हालेलुया। धन्यवाद। अगर आप ईरान के बारे में बात करते रहेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। यह सीधा धमकी थी जो सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप को दी है। लेकिन जब अयातुल्ला टेलीविजन पर सख्त बातें कर रहे थे, उनका शासन अंधेरे में अत्याचार कर रहा था। 24 घंटे के इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान रिपोर्टें मिली हैं कि मशीन गनों से आम नागरिकों को मारा गया और डॉक्टरों को घायलों की मदद न करने को कहा गया। यह है वह डरावनी सच्चाई जिसे शासन छुपा रहा है। इसकी शुरुआत ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देने से हुई थी। सुनिए। वह आदमी जो वहां घमंड और अभिमान के साथ बैठा है, पूरे विश्व का न्याय कर रहा है। धन्यवाद। उसे यह जानना चाहिए, आमतौर पर दुनिया के अत्याचारी और घमंडी लोग जैसे कि फिरौन, निमरूद, रेजा, खान पहलवी, मोहम्मद रेजा और इसी तरह के लोग जब अपने घमंड के चरम पर थे, तब उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसे भी सत्ता से हटा दिया जाएगा। यह उनका पहला सार्वजनिक भाषण था जब लाखों ईरानी प्रदर्शन के 12वें दिन सड़कों पर उतरे थे। उसने अपनी विचारधारा पर और जोर दिया और उसने दोष को टाल दिया, और अब सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। देखिए, खामेनेई का मानना था कि 1969 में शाह ने जो रियायतें दी थीं वही उनकी सत्ता के पतन का कारण बनी। इसी कारण वे वर्तमान घटनाओं पर वह सबक लागू कर रहे हैं और किसी मांग के आगे नहीं झुकना चाहते। इस भाषण में उन्होंने कहा, मैं उद्धृत करता हूं, इस्लामी शासन तोड़ फोड़ करने वालों के सामने नहीं झुकेगा। सुनिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि इस्लामी गणराज्य सैकड़ों हजारों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। तोड़ फोड़ करने वालों के सामने इस्लामी गणराज्य पीछे नहीं हटेगा। इस्लामी गणराज्य सत्ता नहीं छोड़ेगा। अब समय आ गया है। इस्लामी गणराज्य सच में चाहता है कि ये क्लिप्स हर जगह जाएं, क्योंकि खामेनेई के ट्विटर अकाउंट से, और जाहिर है कि उनका ट्विटर अकाउंट है, खामेनेई के बोलना बंद करते ही भाषण की लाइनें ट्वीट होने लगी, और ये कई घंटे बाद भी जारी है। लेकिन यहाँ पर पाखंड ये है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान में पूरे देश भर में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। इसे शुरू हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ये अभी भी जारी है। तो मेरा अंदाज़ा है कि खामेनेई जो ट्वीट कर रहे हैं वो असल में घरेलू दर्शकों के लिए नहीं हैं, बल्कि विदेशी लोगों के लिए हैं। लेकिन फिर भी ये इंटरनेट लॉकडाउन कई समस्याएं पैदा करता है। सबसे पहली बात, हमें वहाँ की सारी खबरें नहीं मिल रही, लेकिन हमें पता है कि पिछली रात इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। लाखों लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए, और दुर्भाग्यवश हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कुछ जानकारी हमारे पास है वो उन लोगों से आ रही है जो रुके हुए हैं और जो विदेशों में लोगों से संपर्क कर पाए हैं। इन रिपोर्ट्स में से एक कहती है कि तेहरान में चश्मदीदों और एक अस्पताल के सर्जन से बातचीत के आधार पर मैं पुष्टि करता हूं कि कल रात तेहरान, कर्ज, सहरीरा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सर्जन ने कहा कि मैं पूरी रात ऑपरेशन थिएटर में था और इसकी पुष्टि की। मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या 12 दिन की जंग के दौरान मारे गए लोगों से ज़्यादा है। अब 12 दिन की वही जंग है जो पिछले साल ईरान इजराइल के बीच हुई थी, और जिस संख्या की वह बात कर रहे हैं वह नागरिक मौतों की संख्या है। पिछली बार यह संख्या 1000 से ज़्यादा थी, और इस सर्जन के अनुसार अब मौतों की संख्या और भी ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि उनका मतलब देश से है या सिर्फ अपने अस्पताल से। मेरा अंदाज़ा है कि वे अपने अस्पताल की बात कर रहे हैं। फिर भी तेहरान और अन्य शहरों से कुछ रिपोर्टें मिल रही हैं जो दिखाती हैं कि पिछली रात प्रदर्शनकारियों के लिए कितनी क्रूर थीं। ईरान इंटरनेशनल को एक वीडियो मिला है जिसमें दिखाया गया है कि तेहरान के पूर्वी अल गदीर अस्पताल में प्रदर्शन के बाद कई शव जमीन पर पड़े हैं। इसके अलावा हमें सड़कों से भी कई वीडियो मिल रहे हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जमीन पर पड़े हुए हैं और सड़क पर हर जगह खून फैला हुआ है। यह साफ करता है कि ईरानी बलों ने पिछली रात इंटरनेट बंदी के दौरान गोलियां चलाईं। इस खास वीडियो में, जिसे मुझे नहीं पता कि हम YouTube पर दिखा पाएंगे या नहीं,
हम जमीन पर कम से कम 7 शव देख सकते हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस खबर को कवर करना, चाहे वह धुंधली ही क्यों न हो, YouTube पर बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि YouTube विरोध प्रदर्शन का समर्थक नहीं है। इसी वजह से अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी मदद कर सकते हैं तो इसका हमारे लिए बहुत मतलब होगा। अब चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। गवाहों की अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर हमें पता है कि लगभग 50 प्रदर्शनकारियों की कल रात टोयोटा गाड़ियों पर लगी भारी मशीन गनों से हत्या कर दी गई, जब शहर फरदिस्त में खुलेआम फायरिंग की गई थी। सौभाग्य से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये हर शहर में नहीं हुआ, लेकिन कुछ शहरों में जरूर ऐसी घटनाएं हुई हैं। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वे सच में बहुत डरावने हैं। यही वह जगह है जहां हम एक ऐसी बात कवर करना चाहते हैं जिसे कई लोगों के लिए मानना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है जो शासन कर रहा है वह मानवता के खिलाफ अपराध है। अब सुरक्षा बल डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज न करने का आदेश दे रहे हैं, और ये बहुत खुलेआम धमकियां थीं। उन्होंने सभी चिकित्सा कर्मचारियों और पेशेवरों को चेतावनी दी कि अगर कोई भी घायल प्रदर्शनकारी उनके अस्पताल में आता है तो डॉक्टरों को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना देनी होगी। इस नीति का उद्देश्य मूल रूप से यह है कि प्रदर्शन से जुड़ी चोटों की जानकारी अस्पताल से बाहर न जाए, और इसके अलावा ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल विशेष रूप से उन डॉक्टरों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने 2022 में प्रदर्शनकारियों की मदद की थी, जब मासा अमीनी की मौत के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। आप सोचेंगे कि इस तरह की चीजें उस देश में नहीं होंगी जहां सरकार खुद को धर्मशासित मानती है, लेकिन आप गलत होंगे। हालांकि शासन के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आयतुल्ला के भाषण के बाद ऐसा लग रहा है कि कम लोग नहीं बल्कि और ज्यादा लोग प्रदर्शन में जा रहे हैं। इसी कारण अब ईरानी अधिकारी अपनी धमकियों को और खुलकर और सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। ईरान के प्रमुख न्यायपालिका ने कहा कि ईरान दंगाइयों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेगा। असल में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरानी न्यायपालिका हर गिरफ्तार व्यक्ति को मौत की सजा दे रही है, और मैं ये सच कह रहा हूं। इन सबके बावजूद अब ईरानी अधिकारी निजी तौर पर मानते हैं कि उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, कई ईरानी अधिकारी निजी तौर पर एक दूसरे को कॉल और मैसेज कर रहे हैं। अधिकारी असमंजस में हैं कि विरोध की बाढ़ कैसे रोकी जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन शायद विरोध रोकने में शामिल हो सकती है। अब मैं राष्ट्रपति ट्रंप की कल रात कही बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका क्या करेगा अगर ईरान इसी तरह चलता रहा, तो वहां सैकड़ों या हजारों प्रदर्शनकारियों की जान जा सकती है। सुनिए। क्या आप ईरान के पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देख रहे हैं? हाँ, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। और क्या आपने पढ़ा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के पास अब रूस जाने के लिए एक प्लान भी है? क्या आपको लगता है कि इससे ईरान को फायदा हो रहा है? क्या आपको लगता है देश टूटने वाला है? हाँ, हो सकता है। मेरा मतलब है जो उन्होंने किया है वो ये है कि पहले भी उन्होंने लोगों पर जबरदस्त गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। अचानक निहत्थे लोग वहां खड़े होते हैं और आपकी मशीन गनें उन्हें गोलियों से भून देती हैं या पकड़कर जेल में डालकर फांसी पर लटका देती हैं। उन्होंने सख्ती दिखाई। मैंने कहा अगर वो ऐसा करेंगे तो हम जोरदार जवाब देंगे। ठीक है, हम उन्हें जोरदार जवाब देंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें जोरदार जवाब देंगे। और अब तक ज़्यादातर मामलों में कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। भीड़ इतनी बड़ी थी कि उनमें से कुछ सचमुच कुचल दिए गए। ये बहुत भयानक था। भीड़ वाकई बहुत विशाल थी। उस शासन को पलटने का जोश अविश्वसनीय है, लेकिन कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन ये मौतें ज़्यादातर ये सचमुच पैरों से कुचलने से हुई है। लोग एक खास दिशा में भाग रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। उन्हें पता है कि ये भगदड़ है, शायद यही सबसे अच्छा शब्द है उनके पास, जैसे कि एक भगदड़। आप मवेशियों की भगदड़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ लोग भगदड़ मचा रहे हैं और आप इन भगदड़ों में बहुत सारे लोगों को खो रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा अभी हो रहा है। लेकिन मैंने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर वे उन पर गोली चलाना शुरू करते हैं, ये लोग पूरी तरह से निहत्थे हैं। ये लोग अपने देश से प्यार करते हैं, वे कुछ बदलाव चाहते हैं। अपने देश को देखिए, वे 150 साल पीछे चले गए। मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर इन लोगों के साथ कुछ गलत किया तो हम जोरदार जवाब देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी ने भी राष्ट्रपति से सार्वजनिक अनुरोध या अपील की। उन्होंने कहा, यह आपके ध्यान और समर्थन के लिए जरूरी अपील है। पिछली रात आपने लाखों बहादुर ईरानियों को सड़कों पर जिंदा गोलियों का सामना करते देखा। आज वे गोलियों के साथ संचार बंदी, बिना इंटरनेट और लैंडलाइन झेल रहे हैं। अली खामेनेई, जो अपने शासन के लोगों से डरते हैं, प्रदर्शनकारियों के समर्थन की वजह से उन्होंने लोगों को सड़कों पर क्रूर दमन की धमकी दी है। वह ब्लैकआउट का उपयोग इन युवा नायकों की हत्या के लिए करना चाहता है। मैंने लोगों से सड़कों पर आकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ने और भारी संख्या में सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने का आह्वान किया था। पिछली रात उन्होंने ठीक वही किया। आपका खतरा शासन के गुंडों को दूर रखने में सफल रहा है, लेकिन समय कम है। लोग 1 घंटे में फिर सड़कों पर आ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या मांग रहा है, लेकिन लगता है वह हड़ताल की बात कर रहा है। ईरान सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप नहीं, बल्कि सभी के लिए एक जटिल फैसला है। यहां तक कि इजराइल के लिए भी अभी ईरान के खिलाफ एक और युद्ध शुरू करना एक बड़ा अनिश्चित कदम होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जून में 12 दिन की जंग के दौरान या तुरंत बाद कोई विरोध नहीं हुआ। किसी हमले का असर शासन की एकता और विरोध की स्थायित्व पर अनिश्चित रहेगा। यह एक बड़ा जुआ है। एक सीमित प्रतीकात्मक हमला ट्रंप द्वारा कुछ करने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बड़ा हमला निश्चित रूप से ईरान की बड़ी प्रतिक्रिया और तेज तनाव बढ़ोतरी को जन्म देगा। युद्ध के बाद और वर्तमान राष्ट्रपति के तहत राज्य ने राष्ट्रीय एकता की कहानी का फायदा उठाया। 28 दिसंबर को विरोध शुरू होने पर सरकार ने दमन और सहिष्णुता दोनों दिखाई, जिससे कुछ प्रदर्शनों की अनुमति का संकेत मिला। बिल्कुल, यह तरीका हर जगह लागू नहीं हुआ। इलाम जैसे हॉटस्पॉट्स और अन्य जगहों पर दमन कठोर और घातक था। फिर भी हाल के दिनों में अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट झिझक देखी गई, जहां सुरक्षा बल अक्सर प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने पर पीछे हटे रहते थे। यह कल रात भी साफ था जब पहली बार बड़ी भीड़ सड़कों पर उतरी थी। तेहरान और अन्य जगहों पर यह संयम सैद्धांतिक कम और रणनीतिक अधिक प्रतीत होता है, और यह व्यापक दमन की भूमिका जैसा लगता है, न कि उसका कोई विकल्प। असल दर्शक न तो कट्टर समर्थक थे, न कट्टर प्रदर्शनकारी, बल्कि ईरान का बड़ा मध्य वर्ग था, गहरे असंतुष्ट, अस्थिरता से सतर्क, और जिनकी कार्रवाई आगे क्या होगा इसके लिए निर्णायक होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वीकार्य विरोध को हिंसा से अलग करके और रणनीतिक संयम अपनाकर एक अवधि के लिए राज्य का लक्ष्य ईरान के बड़े मध्य वर्ग के विचारों को आकार देना और एक निर्णायक संख्या बनने से रोकना रहा है। सबसे बढ़कर यह विदेशी हस्तक्षेप अक्सर झंडे के पीछे एकजुटता का कारण बनता है। हमें ठीक से नहीं पता कि अगर अभी कोई हस्तक्षेप करता है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो या इजराइल, तो क्या ऐसा होगा या नहीं। लेकिन आप यह अनदेखा नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए किसी भी हस्तक्षेप में जोखिम और नुकसान की संभावना रहती है। ईरान के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस समय और हर रात बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग ईरान के अंदर अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्रांति का अनुसरण करते रहेंगे। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे भविष्य के अपडेट्स देख सकें। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की दिक्कत है कि कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते यूट्यूब के मुताबिक हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए
अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया, इसे शुरू से खुद बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें न तो अपने ड्रोन स्ट्राइक, न फ्रंटलाइन फुटेज और न ही रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर करना पड़ता। साथ ही साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इसीलिए हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं है। साइट का फंड विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से होता है। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं, अगर आप हमारे बिना सेंसर वीडियो और बोनस कंटेंट देखना चाहते हैं, basicsinsider.com पर जुड़ें। YouTube पर हम ये नहीं डाल सकते। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आपको पहले से अपलोडेड कंटेंट और भविष्य के वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।